नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 18 का भाग 3 तक देखा था। भाग 3 में मैंने आपको रुधिर वर्ग के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया था। अब हम उसके आगे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है लसिका यानी लिम्फ। फिर हम लसिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भाग 3 में आपसे क्वेश्चन किए गए थे, 2 क्वेश्चन किए गए थे, उनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि सर्वप्रथम रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि रुधिर बैंक में सुरक्षित रुधिर में क्या मिलाया जाता है कि वो खराब नहीं होता। तो उसमें मिलाया जाता है सोडियम साइट्रेट। 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। आइए अब हम आज के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है लसिका यानी लिम्फ। लसिका क्या होता है? लसिका यानी लिम्फ होता क्या है? जब हमारे हार्ट से रुधिर वाहिनियाँ आती हैं, वो हमारी त्वचा तक पहुंचती हैं। ये हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र है। ये बहुत बड़ा तंत्र होता है, जिसमें आपको ये थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दी जा रही है। पूरे शरीर में रुधिर से इस तरह से रुधिर वाहिनियाँ फैली होती हैं। ये जब त्वचा की एकदम आखिरी कोशिका तक पहुंचती हैं, तो यही वाहिनियाँ बहुत महीन हो जाती हैं। मान लीजिए कि यह हमारी कोशिकाओं का समूह है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक। समान संरचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो ये ढेर सारी कोशिकाएं हैं। जो रुधिर वाहिनी ये रुधिर वाहिनी का व्यास ज़्यादा होगा, लेकिन जो रुधिर वाहिनी कोशिकाओं तक जाती है वो बहुत महीन होती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? केशिका कहते हैं। केशिका यानी कैपिलरी। केशिका या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कैपिलरी। ध्यान से समझिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा व्यास की होती हैं, जो हार्ट से आती हैं, और ये पतली होती जब तक हमारी कोशिकाओं के तरह पास पहुंचती हैं, इतनी महीन हो जाती हैं जैसे बाल की, जो बाल का व्यास होगा हमारे, वही व्यास होती है। मतलब बाल की तरह महीन हो जाती हैं। इतनी महीन जो वाहिनी होती है, रुधिर वाहिनी, उसे हम क्या कहते हैं? केशिका। रुधिर केशिका कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। रुधिर केशिका किसे कहते हैं? रुधिर केशिका यानी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज वह महीनतम रुधिर वाहिनी, महीनतम रुधिर वाहिनी जो कोशिकाओं तक जाती है, जो कोशिकाओं तक जाती है, रुधिर केशिका कहलाती है। रुधिर केशिका कहलाती है। याद रखेंगे, वह महीन से महीन रुधिर वाहिनी जो कोशिकाओं तक जाती है, ऊतकों तक जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रुधिर केशिका या ब्लड कैपिलरी। अब इनके माध्यम से जब रक्त गुजरता है, ध्यान से समझिएगा, रुधिर जब ऊतक केशिकाओं से होकर गुजरता है, रुधिर जब ऊतक केशिकाओं से होकर गुजरता है, तब रुधिर में उपस्थित बड़े कोलाइडी कणों तथा संगठित पदार्थ को छोड़कर जल में घुलनशील पदार्थ इन केशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इन केशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं, यानी ऊतक और केशिका के मध्य क्या जमा हो जाती है? ऊतक और रुधिर केशिकाओं के मध्य यह तरल जमा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो रेड कलर का डॉट बना रहे हैं, यही जो है वो रुधिर से आता है। मान लीजिए ये ऐसा
पदार्थ है जो जल में घुलनशील है। ये जल में घुलनशील होने की वजह से रुधिर केशिका से कहाँ चली जाती हैं, ऊतक की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, यानी जब रुधिर ऊतक केशिकाओं से होकर गुजरती है तो क्या होता है, बड़े कोलाइडी कणों, बड़े प्रोटीन कणों, ऐसे लिखेंगे, बड़े प्रोटीन कणों व संगठित पदार्थ यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, संगठित पदार्थों को छोड़कर जल में घुलनशील पदार्थ, जल में घुलनशील पदार्थ रुधिर केशिका से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। याद करेंगे, जब रुधिर ऊतक केशिका से होकर गुजरती है तो बड़े प्रोटीन कणों तथा संगठित पदार्थ को छोड़कर जल में घुलनशील पदार्थ इन केशिका से बाहर निकल जाती हैं। ठीक, इन केशिका से बाहर इधर और इधर निकल जाती हैं। इस तरल को क्या कहते हैं, इस तरल को, जो ये तरल निकला है ना रेड कलर का, इस तरल को क्या कहते हैं, इस तरल को अंतराली द्रव्य या ऊतक द्रव्य कहते हैं, ऊतक द्रव्य कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऊतक और केशिका के मध्य जो द्रव आता है, कहाँ से आता है, रुधिर केशिका से आता है। इन्हीं द्रव को हम क्या कहते हैं, अंतराली या ऊतक द्रव। इसमें रुधिर प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, डाइजेशन वाले चैप्टर में और श्वसन वाले चैप्टर में भी बताया था कि ऊतक, ये है ऊतक और ये है रुधिर। ठीक, ऊतक और रुधिर के बीच पोषक पदार्थों का विनिमय होता है, गैसों का भी आदान प्रदान होता है। और हमने बताया है कि रुधिर और ऊतक के बीच पोषक पदार्थों तथा गैसों का आदान प्रदान इन्हीं ऊतक द्रव से होता है, इन्हीं ऊतक द्रव से होता है। ठीक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रुधिर व ऊतक के बीच पोषक पदार्थों व गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, ऊतक द्रव्य के माध्यम से होता है। अब हमारे शरीर में वाहिकाओं का एक जाल फैला होता है, जैसे रुधिर वाहिनियों का जाल पूरे शरीर में फैला होता है। आप देख सकते हैं, किसी भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि ब्लड कैपिलरी नेटवर्क, या फिर आप ब्लड वेसल नेटवर्क के नाम से भी सर्च करके देख सकते हैं, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आपको दिखाएगा एक जाल फैला होता है पाइप का, रुधिर वाहिनियों का, यहाँ से लेकर वहाँ, फिर नीचे, फिर ऊपर मस्तिष्क तक, जो रुधिर को पहुँचाती रहती हैं हर जगह। ठीक, उसी तरीके से हमारे शरीर में वाहिकाओं का जाल फैला होता है। किसका, लसिका वाहिकाओं का। ये लसिका वाहिका हमारे पूरे समस्त शरीर में फैली होती हैं, जिनसे इन्हीं ऊतक द्रव का संवहन होता है। ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर में लसिका वाहिकाओं का जाल फैला होता है, जिसे हम लसिका तंत्र कहते हैं।
और यह लसिका तंत्र इन द्रव्य को एकत्र करके बड़ी सिराओं यानी वेन्स में भेज देती हैं। लसिका वाहिका में इस द्रव को ही लसिका कहा जाता है। ठीक है, लसिका वाहिका में ही इस द्रव को क्या कहा जाता है? लसिका। यहाँ पर आप आगे लिखेंगे हमारे शरीर में लसिका, ऐसे लिखेंगे, हमारे शरीर में वाहिकाओं का जाल फैला होता है जिसे लसिका तंत्र यानी लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। यह क्या करता है? ऊतक द्रव को एकत्र कर सिरा, बड़ी सिरा यानी वेन्स में भेज देता है। ठीक, फिर आगे लिख सकते हैं कि लसिका तंत्र में इस द्रव्य को क्या कहा जाता है? लसिका यानी लिम्फ कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, रुधिर जब त्वचा की केशिकाओं से होकर गुजरती है तो रुधिर में उपस्थित बड़े प्रोटीन कण तथा संगठित पदार्थ को छोड़कर जल में घुलनशील पदार्थ इन केशिकाओं से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को ऊतक द्रव कहा जाता है। इसी ऊतक द्रव के माध्यम से ही ऊतक और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है और पचे हुए पोषक पदार्थों का भी आदान प्रदान होता है। यानी आप जो देख रहे हैं ये द्रव कहाँ से निकला है? रुधिर से ही निकला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लसिका रुधिर से छना हुआ एक रंगहीन पदार्थ है जो विभिन्न पदार्थों और हार्मोन का संवहन करती हैं। ठीक है, बात समझ में आई? लसिका क्या है? लसिका रुधिर से ही छना हुआ रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें कुछ विशिष्ट लिम्फोसाइट भी पाए जाते हैं और यह पोषक पदार्थों, हार्मोनों का संवहन करता है। और ये जो ऊतक द्रव होता है इसको एकत्र करके बड़ी सिराओं में भेजने का कार्य कौन करता है? लसिका तंत्र की वाहिकाएं। ठीक, आइए इतना नोट कर लीजिए लसिका के बारे में कि जब रुधिर ऊतक केशिकाओं से होकर गुजरती है तो बड़े प्रोटीन कणों व संगठित पदार्थों को छोड़कर जल में घुलनशील पदार्थ रुधिर केशिका से बाहर निकल जाते हैं। इस तरल को अंतराली द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं। इनमें रुधिर प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। रुधिर व ऊतक के बीच पोषक पदार्थों व गैसों का आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से ही होता है। हमारे शरीर में वाहिकाओं का जाल फैला होता है जिसे लसिका तंत्र कहते हैं। यह ऊतक द्रव को एकत्र कर बड़ी सिराओं में भेज देता है। लसिका तंत्र में इसी द्रव को क्या कहा जाता है? लसिका। लसिका तंत्र में इसी ऊतक द्रव को क्या कहा जाता है? लसिका कहा जाता है। अब आप अगले लाइन से लिख सकते हैं, अतः लसिका रुधिर से छना हुआ एक रंगहीन तरल पदार्थ है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट ब्रैकेट में WBC पाई जाती हैं। लसिका पोषक पदार्थों, हार्मोन आदि का संवहन भी करता है। ठीक, लिखेंगे, अतः लसिका रुधिर से छना हुआ एक रंगहीन तरल पदार्थ है। लसिका रुधिर से छना हुआ एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो पोषक पदार्थ हार्मोन या ऐसे लिखूँ,
तरल पदार्थ है जिसमें कुछ विशिष्ट लिम्फोसाइट यानी WBC पाए जाते हैं। ठीक, पाए जाते हैं। लसिका पोषक पदार्थों, हार्मोन आदि का संवहन भी करता है। देखिए, लसिका आपने पढ़ा था डाइजेशन वाले चैप्टर में कि हमारी छोटी आंत की सतह पर म्यूकोसा स्तर पर छोटी छोटी सूक्ष्म रसांकुर पाई जाती हैं, विलाई पाई जाती हैं। उन रसांकुर के अंदर एक संरचना आपको बताया गया था, लैक्टियल। तो लैक्टियल भी क्या होती हैं? एक लसिका वाहिनी ही होती हैं जो वसा का अवशोषण करती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि छोटी आंत में उपस्थित रसांकुर यानी विलाई में पाई जाने वाली लैक्टियल एक लसिका वाहिनी है, एक लसिका वाहिनी है जो वसा का अवशोषण करती है, वसा का अवशोषण करती है। ठीक, अब और डिटेल जानने से पहले हम समझ लेते हैं लसिका का कार्य क्या होता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, लसिका का कार्य। लसिका का कार्य लिखेंगे, लसिका का कार्य निम्न है। लसिका का कार्य निम्न है। सबसे मुख्य कार्य क्या है? पहला, इसका प्रमुख कार्य ऊतक द्रव से उन बड़े कोलाइडी कणों यानी प्रोटीन के कणों, कोलाइडी कणों व पदार्थों को रुधिर तंत्र में वापस लाना, रुधिर तंत्र में वापस लाना जो रुधिर केशिका द्वारा विसरित हो गए थे, रुधिर केशिका द्वारा विसरित हो गए थे। ठीक है, मेन कार्य यही है कि जब ऊतक के पास जब रुधिर पहुंचता है तो वहाँ से जो कोलाइडी कण विसरित होकर लसिका में चले जाते हैं या ऊतक द्रव में चले आते हैं, या फिर वो पदार्थ जो ब्लड से निकलकर यहाँ पर ऊतक द्रव में चले जाते हैं, तो उनको वापस रुधिर केशिका में उन्हें वापस रुधिर तंत्र में लाना होता है। दूसरा कार्य क्या है? छोटी आंत में लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? लसिका वाहिनियाँ कहाँ पाई जाती हैं? रसांकुर में, रसांकुरों में पाई जाती हैं जो कार्य क्या करती हैं? वसा का अवशोषण, वसा का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में काइलोमाइक्रोन बूंदों के रूप में, काइलोमाइक्रोन ड्रॉपलेट के
रूप में रुधिर में पहुंचाती हैं। ये तीसरा इंपॉर्टेंट वर्क है लसिका का, दूसरा कि ये क्या करती हैं, लसिका वाहिनियाँ जो रसांकुर में पाई जाती है। रसांकुर कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में। उनमें जहाँ लसिका वाहिनी पाई जाती है वो वसा का अवशोषण करती है। हमने वहाँ पर भी बताया था लसिका वाहिनी यानी लैक्टियल्स जिसे कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है, वसा का अवशोषण करना। वो वसा का अवशोषण करती हैं और उन्हें एक छोटी छोटी बूंदों में, जिसे हम कहते हैं काइलोमाइक्रॉन ड्रॉपलेट्स, इन बूंदों में परिवर्तित करके रुधिर में वापस भेज देती हैं। तीसरा कार्य है लसिका का, आइए देखते हैं। लसिका श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी श्वेत रुधिर कणिका किसे कहते हैं, WBC, श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी WBC के समान जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करती हैं तथा घावों का मरम्मत भी करती हैं। घाव मतलब कहीं पर कट जाना या कहीं पर भी त्वचा का कट जाना ही क्या कहलाता है, घाव, तथा घावों के मरम्मत का कार्य करती हैं। यह क्रिया लसिका गांठों में होती है। अब लसिका गांठ क्या होता है अभी बताते हैं। यह क्रिया लसिका गांठों में होती है। तीसरा कार्य हो गया। चौथा कार्य, या रुधिर की मात्रा व गुणवत्ता को बनाए रखने का कार्य करता है। गुणवत्ता को बनाए रखने का कार्य करता है। ठीक है, देखिए समझ में आ गया आपको कि लसिका क्या होती है। लसिका रुधिर से ही छनकर निकला हुआ होता है, ऐसा द्रव जो रुधिर से छनकर निकलता है। कहाँ पर, जब ऊतक के पास रुधिर केशिकाओं में पहुंचती है तब वहाँ पर वो छनकर ऊतक के और रुधिर केशिका के मध्य में इकट्ठा हो जाता है। अब इसी द्रव को उठाती हैं कौन, लसिका वाहिकाएं। लसिका वाहिकाएं इनको उठाती हैं और कहाँ पहुँचाती हैं, बड़ी शिराओं में। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो रुधिर से बड़े कोलाइडी कण निकल कर चले आए थे ऊतक द्रव में, उनको वापस रुधिर में भेज देना। दूसरा कार्य क्या है कि ये आंत की रसांकुर में लैक्टिल के रूप में पाई जाती हैं, जहाँ पर वो वसा का अवशोषण करके वसा को काइलोमाइक्रॉन बूंदों के रूप में रुधिर में पहुँचाती हैं। तीसरा कार्य क्या है कि WBC के समान कार्य करती हैं, यानी जीवाणुओं को नष्ट करती हैं, घावों की मरम्मत करती हैं। चौथा कार्य रुधिर की मात्रा और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। ये हो गया लसिका के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लसिका तंत्र। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, लसिका तंत्र। जैसे रुधिर तंत्र होता है ना, रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य रुधिर तंत्र करती हैं, उनमें उपस्थित धमनी, सिरा, ये सारी चीज़ें। वैसे ही लसिका को भी शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए लसिका तंत्र पाई जाती है। लसिका तंत्र के कुल 4 भाग होते हैं, आइए समझते हैं। लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। लसिका तंत्र या लिम्फेटिक सिस्टम। लसिका तंत्र के 4 भाग होते हैं। लसिका तंत्र के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला लसिका अंग। लसिका अंग लिम्फॉइड ऑर्गन। दूसरा लसिका केशिकाएं। लसिका केशिकाएं लिम्फैटिक या लिम्फॉइड कैपिलरीज। लिम्फॉइड
कैपिलरीज। तीसरा लसिका वाहिकाएं यानी लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। चौथा लसिका गांठें। लसिका गांठें जिसे हम कहते हैं लिम्फॉइड, लिम्फॉइड या लिम्फ नोड, इसे कहते हैं लिम्फ नोड्स। तो हमारी जो लसिका तंत्र है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। लसिका अंग, लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिकाएं और लसिका गांठें। लसिका अंग में 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, इसको भी याद कर लीजिए। सबसे पहला लसिका पुटक। लसिका पुटक, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिम्फॉइड फॉलिकल या लिम्फ फॉलिकल, लिम्फ फॉलिकल। दूसरा होता है प्लीहा यानी स्प्लीन। तीसरा होता है थाइमस, ठीक है, थाइमस। यह उम्र के साथ छोटा होता है, बचपन में काफ़ी बड़ा साइज में होता है, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है छोटी होती जाती है। और चौथा आता है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स, आपको पता है टॉन्सिल्स कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लसिका अंग पूछा जाता है कि लसिका अंग कौन कौन से होते हैं, तो चारों के नाम याद कर लीजिए। लसिका पुटक यानी लिम्फ फॉलिकल, और दूसरा प्लीहा, तीसरा थाइमस और चौथा टॉन्सिल्स। लसिका अंग का कार्य क्या होता है पूछा जाता है, तो यहाँ लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन। लसिका अंग क्या है, जहाँ पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है उसे हम लसिका अंग कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहाँ लिम्फोसाइट का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, लसिका अंग कहते हैं। लसिका अंग कौन कौन से हैं, 4, लिम्फ फॉलिकल, स्प्लीन, थाइमस और टॉन्सिल्स। ये लिम्फ फॉलिकल कहाँ पाया जाता है, तो हमारी छोटी आंत की श्लेष्मी कला पर पाया जाता है लिम्फ फॉलिकल, जिसे हम वहाँ पर पेयर्स पैचेस कहते हैं। पेयर्स पैचेस, ठीक है, पेयर्स पैचेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिम्फ फॉलिकल कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत की श्लेष्मी उपकला पर पाया जाता है, जहाँ पर उसे हम पेयर्स पैचेस या पेयर के पिंड कहते हैं। दूसरा आता है स्प्लीन, इसके बारे में आपको बताया गया है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया गया था कि स्टमक के ऊपरी भाग पर, स्टमक के ये है ग्रासनली, फिर आता है स्टमक। तो स्टमक के ऊपरी भाग पर ये स्प्लीन पाया जाता है, फंडिक भाग के ऊपर इस तरह से ये पाया जाता है स्प्लीन, ठीक है। और नीचे बना देते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर फेफड़े वगैरह पाए जाते हैं, फिर सोचो कि फेफड़े कहाँ पाए जाएंगे। ये हमारा स्टमक है। स्टमक के फंडिक पार्ट के पास ये ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथि नहीं कहेंगे, अंग कहेंगे। ये है स्प्लीन, कहाँ पाई जाती है, अमाशय के फंडिक भाग के ऊपरी हिस्से में, ठीक, स्प्लीन। उसके बाद थाइमस कहाँ पाई जाती है, तो थाइमस आप देखेंगे तो हमारे हार्ट के थोड़ी ऊपरी हिस्से पर पाई जाती है, अनियमित आकार की होती हैं। टॉन्सिल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो टॉन्सिल्स आपको बताया गया है सॉफ्ट पैलेट जहाँ पर पाई जाती हैं, जिसे हम देख सकते हैं ओवुला के इधर और इधर साइड में जो दीवारें होती हैं उन्हें हम टॉन्सिल्स कहते हैं। क्लियर है ये सारी चीज़ें। तो लसिका अंग वह अंग है जहाँ पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे लसिका तंत्र। लसिका तंत्र में लिखेंगे लसिका तंत्र के 4 भाग होते हैं। पहला हेडिंग लसिका अंग या लिम्फॉइड ऑर्गन, और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला लसिका पुटक यानी लिम्फ फॉलिकल, दूसरा प्लीहा स्प्लीन, तीसरा थाइमस, चौथा टॉन्सिल्स। अब इसमें पहला आप हेडिंग डालेंगे लसिका पुटक या लिम्फ फॉलिकल। इसमें लिखेंगे छोटी आंत की श्लेष्म कला पर लसिका पुटक पाई जाती हैं, जिन्हें वहाँ पर पेयर के पिंड यानी पेयर्स पैचेस कहा जाता है। फिर आप दूसरा हेडिंग डालेंगे प्लीहा या स्प्लीन। यह गहरे लाल रंग की लंबी, चपटी तथा अत्यधिक संवहनी लसिका ग्रंथि हैं जो उदर में अमाशय के फंडिक भाग, अगला लाइन से लिखेंगे लसिका प्लीहा में
जालिका ढांचा व कोलेजन ढांचा होता है। अब आप हेडिंग डालेंगे प्लीहा के कार्य, क्योंकि आपने प्लीहा के कार्य कई सारे पढ़े। प्लीहा में क्षतिग्रस्त जो आरबीसी होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, इसी में रुधिर का संग्रह भी होता है, यहाँ पर लिम्फोसाइट का निर्माण भी होता है। तो कुछ पॉइंट आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्लीहा के कार्य और इसमें पहला लिखेंगे लिम्फोसाइट का निर्माण, फिर दूसरा लिखेंगे टूटी फूटी लाल रुधिर कणिकाओं तथा प्लेटलेट्स को नष्ट करना, फिर तीसरा लिखेंगे प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज का विश्लेषण करना, चौथा रुधिर की अतिरिक्त मात्रा का संग्रह करना, आखिरी पांचवा कार्य लिखेंगे भ्रूण में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना। आपको बताया गया था कि भ्रूण के यकृत और प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होता है, जबकि वयस्क में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थिमज्जा यानी रेड बोन मैरो में। अब आप दूसरा हेडिंग डालेंगे टॉन्सिल्स, फिर थाइमस अभी लिखवाएंगे, पहले लिखिए टॉन्सिल्स लिखेंगे। यह ग्रसनी की श्लेष्मी दीवार पर पाई जाती हैं तथा यहाँ पर ये लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायता करती हैं। फिर आप लिखेंगे चौथा थाइमस, लिखेंगे यह ग्रंथि वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य अनियमित आकार की होती हैं, दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित अनियमित आकार की होती हैं। ये लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं तथा वयस्क व्यक्ति में ये काफ़ी छोटी रह जाती हैं और इसी वजह से जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है तो प्रतिरक्षा कम हो जाती है, क्योंकि लिम्फोसाइट का निर्माण करती हैं। लिम्फोसाइट ही नहीं बनेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र थोड़ा कम हो जाता है, रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका लसिका अंग। अब हेडिंग डालेंगे लसिका केशिकाएं यानी लिम्फॉइड कैपिलरीज। तो हमारी जो लसिका तंत्र होती हैं वो महीन छोटी छोटी महीन लसिका केशिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं। बहुत सारी लसिका केशिकाएं मिलकर लसिका वाहिका का निर्माण करती हैं। जगह जगह पर लसिका वाहिकाओं में एक गांठें बनी होती हैं जिसे हम लसिका गांठें या लिम्फ नोड कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे लसिका केशिकाएं, हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे लसिका तंत्र अनेक सूक्ष्म लसिका वाहिकाओं से प्रारंभ होती है या अत्यधिक पतली व कोमल भित्ति की बनी होती है या मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के अतिरिक्त अन्य सभी अंगों में अपना जाल बनाती हैं। इनके अंतिम शाखा के दूरस्थ सिरे बंद होते हैं, यानी ये रिटर्न नहीं आती, किसी भी चीज़ को रिटर्न लेकर नहीं आती। अंतिम शाखा जो होता है वहाँ पर वो खत्म हो जाती, बंद हो जाती हैं, वापस ये कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिलती। आगे लिखेंगे आंत की विलाई में इनकी अंतिम शाखाएं लैक्टियल कहलाती हैं। अब चूंकि आंत में लैक्टियल में वसा का अवशोषण होता है, वसा का अवशोषण होने की वजह से लसिका का रंग गाढ़ा दूधिया हो जाता है और तब इसे वहाँ पर हम काइल कहते हैं। तो आप लिखेंगे कि आंत में इमल्सिफाइड वसा के अवशोषण के कारण लसिका का रंग दूधिया होता है, इसे काइल कहते हैं। इसे काइल कहते हैं। पूछा जा सकता है काइल किसे कहते हैं, तो काइल लसिका को ही कहते हैं जब लसिका में इमल्सिफाइड वसा घुली होती है, तब इसका रंग दूधिया हो जाता है और इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। तो ये हो गया लसिका केशिका के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लसिका वाहिकाएं या लिम्फैटिक वेसल्स। इसमें लिखेंगे लसिका केशिकाओं के मिलने से बड़ी लसिका वाहिका का निर्माण होता है। आगे लिखेंगे ये सिराओं यानी वेन्स के समान होती हैं तथा इनकी भित्ति पतली होती है। इनमें हृदय की ओर खुलने वाले कपाट या वाल्व्स होते हैं। आगे लिखेंगे सभी लसिका वाहिनियां मिलकर दो मुख्य लसिका वाहिनी बनाती हैं। बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी, बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी, लसिका वाहिनियाँ मिलकर दो बड़ी लसिका वाहिनी बनाती हैं। एक बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी जिसे हम कहते हैं लेफ्ट थोरैसिक लिम्फ डक्ट व दाईं वक्षीय लसिका वाहिनी यानी राइट थोरैसिक लिम्फ डक्ट। क्लियर है? अब आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट लास्ट लसिका गांठें, चौथा। इसमें लिखेंगे ये लसिका वाहिनियों में स्थित
फूले हुए भाग हैं जो गोल अथवा अंडाकार होते हैं। यानी आप अगर देखें लसिका वाहिकाओं को तो इनमें जगह जगह पर ऐसे फूले हुए गांठ पाए जाते हैं। इन्हीं गांठों को क्या कहा जाता है? लसिका गांठें। तो आप लिखेंगे ये लसिका वाहिकाओं पर फूले हुए भाग हैं जो गोल या अंडाकार होते हैं। इसके चारों ओर संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित कैप्सूल होता है। इसके चारों ओर संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित कैप्सूल होता है। लसिका गांठों में संक्रमण होने पर या सूज जाती हैं, जैसे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स में भी लसिका गांठें पाई जाती हैं और अगर उसमें संक्रमण होता है तो क्या होता है? टॉन्सिल्स सूज जाती हैं। आपने ये चीज़ फेस किया होगा जिसकी वजह से हम पानी भी नहीं पी पाते, गले में दर्द होने लगता है। अब हेडिंग डालेंगे लसिका गांठों के कार्य और इसमें लिखेंगे पहला लिम्फोसाइट का निर्माण करना, दूसरा लिम्फोसाइट को लसिका से मुक्त करना, तीसरा लसिका को छानकर साफ करना, नेक्स्ट प्लाज्मा के ग्लोब्यूलिन से प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज का निर्माण करना, आखिरी कार्य जीवाणु आदि का भक्षण करके उन्हें नष्ट करना। बस ये था समस्त जानकारी लसिका के बारे में, लसिका तंत्र के बारे में। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका खत्म हो चुका लसिका के बारे में। अब इसके बाद का जो पार्ट आता है वो है रुधिर परिसंचरण पथ। ठीक है, तो वो अगले भाग 5 में आपको बताया जाएगा। तब तक आप इतना पढ़ लीजिए और आगे के टॉपिक के लिए आप थोड़ा वेट करिएगा, जल्द ही आपको मिलेगा। तब तक जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।